नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास का राजनीतिक विज्ञान का सेकंड चैप्टर है और इसका नाम है संघवाद। तो संघवाद क्या होता है बच्चों, और संघवाद की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमें इस चैप्टर में समझना है। आपने पहले भी इस शब्द को कई बार पढ़ा होगा और समझते होंगे कि संघवाद किस लिए यूज़ होता है। अगर नहीं समझते तो आज इस लेक्चर में हम संघवाद को बहुत डिटेल से और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। तो संघवाद इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जैसे कि संघवाद का परिचय, सेकंड है संघवाद क्या है, थर्ड है भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह से लागू है, फिर संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे चलती है ये व्यवस्था, पांचवा टॉपिक है हमारा भाषाई राज्य, छठा है भाषा नीति और सातवां है केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच में किस तरह से संबंध होते हैं, किस तरह से ये तालमेल से सरकारें चलती हैं। तो संघवाद को समझना है पहले हमें कि संघवाद होता क्या है। तो संघवाद एक ऐसी शासन प्रणाली है बच्चों, शासन का एक रूप है जिसमें सत्ता का बंटवारा होता है दो या दो से अधिक स्तरों पर, जैसे कि राष्ट्रीय सरकार जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं और क्षेत्रीय सरकार जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। इस तरह से शासन प्रणाली, ये एक संघवाद शासन का एक तरीका है, एक प्रणाली है जिसमें सत्ता का बंटवारा होता है दो या दो से अधिक स्तरों पर। संघवाद और एकात्मक दो तरह की शासन प्रणालियां होती हैं बच्चों, और मोस्टली पूरी दुनिया में ये दो तरह से ही शासन किया जाता है। एक होता है एकात्मक शासन प्रणाली और एक होता है संघात्मक शासन प्रणाली। तो एकात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है बच्चों जिसमें केंद्र में केंद्रीय जो सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, उसमें एक व्यक्ति या एक छोटा सा समूह जिसके पास पूरी शक्ति होती है, पूरी पावर होती है सरकार की, और वो जो कहते हैं वही पूरे देश में होता है, वैसे ही कानून चलते हैं। और संघात्मक शासन प्रणाली ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें सत्ता को विभिन्न स्तरों पर, दो या दो से ज्यादा स्तरों पर इसको बांट दिया जाता है, यानी कि जो पावर होती है वो एक ही जगह पे केंद्र नहीं होती, सारी पावर एक ही व्यक्ति या एक ही ग्रुप के हाथों में नहीं होती, और सत्ता को बांट दिया जाता है अलग अलग स्तरों पर, जिससे इसका दुरुपयोग होने के जो संभावना है वो कम हो जाती है। हर स्तर की सरकार के पास अपने अपने कार्य क्षेत्र होते हैं और उनके अधिकार होते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार जो है उसका अपना कार्य क्षेत्र है, उसको क्या क्या कार्य करने हैं और उसके अपने अधिकार हैं। उसी तरह जो क्षेत्रीय सरकारें होती हैं, जिसको राज्य सरकार हम कहते हैं, उसका भी अपना कार्य क्षेत्र होता है और अपने अपने अधिकार होते हैं। और इनका जो निर्धारण है, ये जो निश्चित किए गए हैं, ये संविधान द्वारा इनको ये अधिकार और ये कार्य दिए गए हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से इनके अधिकारों और कार्यों को लिखा गया है। भारत जैसे विशाल देश में जहां पे बहुत तरह के भाषा भाषी बोलने वाले लोग रहते हैं, इस तरह के देश में संघवाद क्यों जरूरी है? क्योंकि संघवाद जो है वो अलग अलग भाषा, संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्रों को स्वशासन का अधिकार देता है, जिससे देश में एकता बनी रहती है। सभी राज्यों को जिनमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनमें जौन सी भाषा बोली जाती है, जिस तरह की संस्कृति होती है, फिर भौगोलिक संरचना कैसी है वहाँ की, तो उन सभी को स्वशासन दिया जाता है। अपने क्षेत्र का शासन चलाने का पूर्ण अधिकार उनके पास होता है, और जिससे देश में एकता भी बनी रहती है। संघवाद क्या है बच्चों, ये हमें समझना है कि संघवाद क्या है। अभी हमने देखा कि संघवाद एक शासन प्रणाली है जो भारत में लागू है। तो संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है बच्चों जिससे सत्ता को विभिन्न सत्रों के बीच बांटा जाता है। यह व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकारों को संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं इनके अधिकार और कार्य क्षेत्र। इस व्यवस्था में कोई भी सरकार किसी दूसरी सरकार के अधीनस्थ नहीं होती, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो केंद्र सरकार है वो सभी राज्यों पर अपने कानून थोप सकती है, या उसी केंद्र सरकार से परमिशन लेकर ही राज्य कोई अपने राज्य में कार्य करेंगे राज्य सरकारें। ऐसा नहीं है। राज्य जो सरकारें होती हैं वो अपने राज्य में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं कि वो अपने राज्य में कोई भी कानून व्यवस्था लागू कर सकती हैं, अपने
क्षेत्र में कोई भी विकासशील परियोजनाएं वो चला सकती हैं, तो ये राज्य के अपने अधिकार होते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि देश की विविधता को ध्यान में रखते हुए सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया जाए और स्वशासन मिले, यानी कि उस क्षेत्र की अपनी एक राज्य सरकार हो, क्षेत्रीय सरकार हो, जो उस क्षेत्र की सभी छोटी मोटी परेशानियां जो सिर्फ उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही पता होती हैं, वो उनको दूर कर सकते हैं। भारत जैसे विशाल देश में जिसमें इतनी विविधता है, इतनी भिन्नता है, इसमें संघवाद लोकतांत्रिक शासन का एक अनिवार्य अंग है। हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और इसमें संघवाद ने अहम भूमिका निभाई है। भारत के संविधान में संघवाद को अपनाया गया है और इसे कहा गया है संघों का संघ। संघों का संघ भारतीय संविधान में कहा गया है और इसको राज्यों का संघ नहीं कहा गया है। इसको संघों का संघ कहा गया है, राज्यों का संघ नहीं कहा गया है। इसका अर्थ है कि भारतीय संघ एकजुट और अविभाज्य है, यानी कि इसको बांटा नहीं जा सकता और राज्यों को व्यापक स्वायत्तता दी गई है कि वो अपने राज्य में विकास परियोजनाएं चला सकते हैं, कानून व्यवस्थाओं को संभाल सकते हैं। ये राज्य जो सरकार है वो बिना केंद्र सरकार के अधीन रहे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है। भारत की संघीय व्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए संविधान ने शक्तियों को स्पष्ट रूप से बांटा है। शक्तियों को स्पष्ट रूप से 3 सूचियों में बांटा गया है बच्चों। ये सूचियां बनाई गई हैं और अक्सर मैं आपको बता दूं कि अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शक्तियों को कैसे बांटा गया है। तो शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत आता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। संघ सूची में मोस्टली वो विषय होते हैं बच्चों जो पूरे देश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जो पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। और संघ सूची के जो विषय होते हैं उस पर सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, जैसे देश की रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा। ये कुछ ऐसे विषय हैं और ये बहुत बड़े विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है और इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वो स्थानीय महत्व के विषय होते हैं जैसे कि पुलिस, कृषि, स्थानीय व्यापार। ऐसे जो विषय हैं इन पर किसी भी राज्य की राज्य सरकार कानून बना सकती है, वो उसमें बदलाव कर सकती है, अपने हिसाब से वो इन विषय पर कानून व्यवस्था को बनाकर लागू कर सकती है। जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती है ये वो विषय हैं बच्चों और इस पर केंद्र सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। समवर्ती सूची एक और सूची है बच्चों। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी और राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी। एक तीसरी सूची है जिसको कहा जाता है समवर्ती सूची और इस सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं, मिलकर भी बना सकती हैं, जैसे कि शिक्षा और विवाह। यदि इन विषयों पर दोनों सरकारों के कानूनों में टकराव हो जाता है, मान लीजिए कि शिक्षा के विषय पर केंद्रीय कानून कुछ और है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का कुछ और है, और अगर इस कानून पर, इस विषय पर टकराव होता है बच्चों, तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। संघीय व्यवस्था में सिर्फ शक्ति का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो लिखित है और हमारे संविधान में इसको लिखा गया है और संविधान के अनुसार ही जो संघीय व्यवस्था है वो भारत में काम करती है। संविधान में कोई भी बदलाव सिर्फ केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती बच्चों, खासकर वे बदलाव जो केंद्र और राज्य के संबंधों को प्रभावित करते हों, यानी कि ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध है वो बने हुए हों और वो खराब होते हों, ऐसा कोई भी विषय हो जिस पर बदलाव नहीं किया जा सकता। संविधान में सिर्फ अकेले केंद्र सरकार बदलाव नहीं कर सकती। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के साथ साथ आधे राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनसे भी स्वीकृति ली जाती है। 2 सदन होते हैं बच्चों, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो इन दोनों सदनों के साथ साथ जो विधानसभा होती है राज्य की, उसके आधे सदस्य भी इसमें अपना निर्णय देते हैं। भारत की संघीय प्रणाली में न्यायपालिका की जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। न्यायपालिका इसमें बहुत अहम रोल निभाती है। जब कभी भी
केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर, जिम्मेदारियों को लेकर विषय हो जाते हैं, तो उसको सुलझाने का जो कार्य होता है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। न्यायपालिका ये सुनिश्चित करती है बच्चों कि सभी सरकारें संविधान के अनुसार काम करें। संविधान से ऊपर कोई भी सरकार नहीं होती और अपने अधिकारों से अधिक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, ये न्यायपालिका देखती है। और इससे संघीय जो ढांचा है हमारा वो संतुलित रहता है और न्याय संगत बना रहता है। ना तो राज्य के साथ भेदभाव होता है और ना केंद्र के साथ भेदभाव होता है। भारत में संघवाद संवैधानिक यानी कानूनी रूप से लागू है, राजनीतिक रूप से लागू है और न्यायिक, तीनों दृष्टियों से परिपक्व और स्थायी प्रणाली के रूप में संघवाद भारत में काम करता है। भारत में संघवाद के समय के साथ साथ संघवाद भी मजबूत हुआ है बच्चों। 1990 के दशक से पहले ज़्यादातर केंद्र सरकार को पावरफुल माना जाता था, उसको ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे। लेकिन 1990 के बाद जब गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, गठबंधन सरकार वो सरकार होती है बच्चों जिसमें राज्य सरकार भी अपने प्रतिनिधियों को भेजती है और राज्य सरकारें सरकार बनाने में सहयोग देती है केंद्र सरकार का। जो कई राजनीतिक दलों से मिलकर सरकार बनती है उसको कहा जाता है गठबंधन सरकार। तो 1990 के बाद जब गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ, यानी कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो कई दलों को मिलकर सरकार बनानी पड़ी, बहुमत प्राप्त करना पड़ा, जिससे बनती है गठबंधन सरकार। कई दलों से मिलकर बनी सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। और ये राज्य क्षेत्रीय दलों की जो भूमिका होती है इसमें बहुत बड़ी होती है। इससे राज्यों को अधिक भागीदारी मिली और सम्मान मिला। केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन आया। अब राज्यों को भी अहम भूमिका देनी पड़ी, उन्होंने भी सरकार बनाने में अहम रोल प्ले किया। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं के जरिए तीसरे स्तर की सरकारों की भी स्थापना की गई भारत में। इससे जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है और ज़्यादा हो गया और ये स्थानीय स्तर पर हो गया। पंचायती राज गांव वगैरह में चलता है बच्चों और शहरों में नगर पालिका होती है, लेकिन ये वहाँ के स्थानीय प्रशासन को संभालती हैं। भारत में संघवाद का लक्ष्य क्या है, क्यों बनाया गया है भारत में संघवाद, क्यों अपनाया गया है भारत में संघवाद? तो सबसे पहला है कि इससे सत्ता की साझेदारी होती है। सत्ता जो पावर शेयरिंग की जाती है, सत्ता को बांटा जाता है। फिर एकता में विविधता, सभी लोग अलग अलग होते हुए भी उनमें एकता यूनिटी बनी रहती है और सभी क्षेत्रों को आत्मनिर्णय लेने का अधिकार मिलता है संघवाद में। यह न केवल प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाता है बल्कि लोकतंत्र को भी जमीनी स्तर पर बिल्कुल आधार पर ये लोकतंत्र को भी मजबूत करता है। भारतीय संघवाद बहुत लचीला है बच्चों, इसमें आवश्यकता के अनुसार बदलाव की गुंजाइश रखी गई है और संविधान की सीमाओं के भीतर ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। संविधान से ऊपर उठकर इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता बच्चों, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। भारत को विविधताओं के बावजूद भी एकजुट बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संघवाद ने। संघवाद आज भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण लोकतंत्र में संघवाद हो गया है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा भारत में संघीय व्यवस्था। तो भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह से काम करती है? भारत ने एक विशेष प्रकार की संघीय व्यवस्था को अपनाया है जो कठोर भी है और लचीली भी है, दोनों का मिश्रण है ऐसा संघवाद। इसको कहा जाता है संघवाद का मिश्रण। हमारे संविधान में संघीय विशेषताएं तो मौजूद हैं, जैसे शक्तियों का बंटवारा किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, दोहरे स्तर की सरकारें हैं जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन साथ ही इसमें कुछ एकात्मक तत्व भी हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जहां पे केंद्र सरकार का कानून ही चलता है बच्चों, राज्य सरकार का नहीं चलता। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं, इमरजेंसी की स्थिति जब आ जाती है तो वहां पे राज्य के जो कानून हैं उनको ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती। केंद्र सरकार का जो निर्णय होता है वही पूरे देश पर लागू होता है या उस राज्य पर लागू होता है जहां पर इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति बनी होती है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के जो कानून है, केंद्र सरकार के जो अधिकार है वो ज़्यादा पावरफुल है।
भारत को संघों का संघ कहा गया है, जिसका अर्थ है कि एक स्थायी संघ, और कोई भी राज्य संविधान से बाहर नहीं जा सकता। कोई भी राज्य केंद्र सरकार से संविधान से बाहर नहीं जा सकता। उसको केंद्र का जो भी कानून, जो भी व्यवस्था वहां पे लागू की जाएगी, कानून लागू किए जाएंगे, उनको राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आपातकाल की स्थिति में, सिर्फ और सिर्फ आपातकाल की स्थिति में केंद्र को ज्यादा पावर दी गई है। भारत में संघीय ढांचे को संविधान द्वारा पूरी तरह से परिभाषित किया गया है। बहुत डिटेल में संविधान में संघवाद को लिखा गया है, परिभाषित किया गया है बच्चों। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 3 सूचियां बनाई गई हैं, जिससे राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को और दोनों को मिलकर कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर वो अधिकार रखते हैं और कानून बना सकते हैं। ये शक्तियों को बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। प्रत्येक सरकार को संविधान ने यह अधिकार दिया है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होकर निर्णय ले सके। संविधान ने यह भी सुनिश्चित करता है बच्चों कि कोई भी सरकार अपने दायरे से बाहर जाकर कार्य न करे और न ही दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। भारत में सभी राज्यों को समान अधिकार नहीं प्राप्त है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, जैसे कि जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त था, जिसको अब हटा दिया गया है। उसी तरह से कुछ और राज्य हैं बच्चों भारत में, जिनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, विशेष स्थिति उनकी है, जैसे कि असम, नागालैंड, मणिपुर, जिनके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 में विशेष प्रावधान किए गए हैं बच्चों। और इसके अलावा कुछ और जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि चंडीगढ़ और दिल्ली, जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है और इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो सीधे केंद्र सरकार के अधीन होती है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का संघवाद व्यवहारिक जरूरतों के अनुसार ढला हुआ है, यानी कि जिस तरह की हमें ज़रूरत है उसी हिसाब से संघवाद हमारे देश में कार्य करता है और उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। भारत की संघीय प्रणाली को लोकतंत्र और विविधता की ज़रूरतों के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि भारत में बहुत अलग अलग भाषा बोलने वालों का देश है बच्चों। भौगोलिक रूप से भी बहुत डिफरेंट भौगोलिक स्थिति है भारत की, तो जिससे जो संघवाद है वो बहुत अच्छी तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, विभिन्नता में एकता को बनाए रखता है, सभी को अपने क्षेत्र में कार्य करने का, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने का और अपने क्षेत्र के प्रशासन में, कानूनी व्यवस्था में हिस्सेदारी का, साझेदारी का अधिकार मिलता है। यह सिर्फ कानूनी व्यवस्था को ही नहीं संभालता बच्चों, इसमें राजनीतिक और सामाजिक समझौते भी होते हैं। यह प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान करती है और विविधताओं के बावजूद भी, इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी एकता बनाए रखने में सहायता करता है। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है बच्चों? हमारा अगला टॉपिक है कि संघीय व्यवस्था कैसे काम करती है, कैसे चलती है। भारत में संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक प्रावधान होना ही पर्याप्त नहीं है। केवल संवैधानिक तरीके ही हों जिससे संघवाद चलता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि इसके सफल संचालन के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, सहयोग और व्यवहारिक समझ की जरूरत भी होती है। संविधान ने केंद्र और राज्यों के अधिकारों को बांटा है और यह व्यवस्था तभी सफल हो सकती है बच्चों जब दोनों स्तर की सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, सभी एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे से तालमेल के साथ वो काम करें। संघवाद तभी मजबूत होता है जब सभी सरकारें अपनी अपनी सीमाओं का पालन करें और सहयोग की भावना उनमें बनी रहे, एक दूसरे का वो सहयोग करें। शुरुआती वर्षों में जब भारत आज़ाद हुआ था बच्चों, तो केंद्र की सत्ता अपेक्षाकृत ज़्यादा मजबूत थी राज्यों के बजाय केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्ति प्राप्त थी स्वतंत्रता के बाद। लेकिन जब केंद्र और राज्यों में एक ही दल की सरकारें होती थी, मान लीजिए केंद्र में भी एक ही दल की सरकार है और उसी दल की सरकार राज्य में भी है, तो केंद्र ज़्यादा शक्ति रखती है, अपना वर्चस्व उस राज्य पर बनाकर रखती है। लेकिन 1990 के बाद की राजनीति में जब विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था, मान लीजिए कि किसी राज्य में, जैसे कि
दिल्ली ले लीजिए कि दिल्ली में अभी भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है, तो उस केंद्र सरकार का ज़्यादा वर्चस्व जो है वो राज्य सरकार पर रहेगा। ऐसी स्थिति थी पहले की। लेकिन 1990 के बाद इस स्थिति में कुछ बदलाव आए और क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। अब क्षेत्रीय दल पहचाने गए, इनको पावर मिली, तो क्षेत्रीय दलों का दबदबा 1990 के बाद सरकारों में होने लगा, जिससे पूरा जो बहुमत होता था वो एक ही दल को प्राप्त नहीं होता था, वो अलग अलग दलों में बंट जाता था, जिससे बहुमत प्राप्त करने के लिए गठबंधन सरकारें बनाने का दौर चला 1990 के बाद। तब राज्यों को अधिक सम्मान दिया गया, उनकी ज़्यादा सहभागिता हुई प्रशासन को चलाने में। इससे भारत में संघीय व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक बनी। संघीय व्यवस्था के संचालन में न्यायपालिका की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है बच्चों, क्योंकि न्यायपालिका अगर केंद्र और राज्यों के बीच यदि कोई अधिकार या कर्तव्य को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय ही सुलझाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करता है कि कोई भी सरकार संविधान से ऊपर न हो और सभी जो निर्णय संविधान के अनुसार ही लिए जाएं। वित्तीय संसाधनों का बंटवारा भी एक जरूरी पहलू है, यानी वित्तीय जो संसाधन है जहां से इनकम होती है राज्य की या केंद्र सरकार की, उनको संतुलित तरीके से बांटा जाए राज्यों में और केंद्र सरकार में, जिससे केंद्र और राज्य अपनी अपनी आमदनी के जो इनकम ऑफ सोर्स हैं उन पर वो काम करें। भारत में संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए पंचायतें और नगर पालिका जैसी स्थानीय सरकारों, स्थानीय निकायों को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1992 में 73वां और 74वां यानी 73 और 74वां जब संविधान संशोधन किया गया बच्चों 1992 में, तो तीसरे स्तर की जो सरकारें हैं जैसे पंचायत और नगर पालिका, पंचायत गांव में काम करती है बच्चों और नगर पालिका, नगर निगम जो है शहरों में काम करता है, तो इससे भी सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, यानी कि पावर को और स्थानीय स्तरों पर भी बांटा गया। जो आम नागरिक होते हैं, जो गांव में शहरों में जो लोकल लोग रहते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, वो भी शासन में अपनी भागीदारी निभा पाए। इस प्रकार भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो आज एक बहुस्तरीय, लचीली और समावेशी, जिसमें सभी धर्मों के, वर्गों के, क्षेत्रों के, चाहे वो शहर के लोग हों, गाँव के लोग हों, सभी को समान मौका मिले और वो भी संरचना में भाग ले सकें, जो विविधता में एकता के सिद्धांत को व्यवहार में उतारती है, विविधता में एकता को दर्शाती है। अगला टॉपिक है बच्चों भाषाई राज्य। भाषाई राज्य क्या होते हैं? भारत को जब आज़ादी मिली थी बच्चों, तो उस समय देश में जो राज्यों का विभाजन हुआ था, राज्यों को बांटा गया था, तो वो कुछ तो ब्रिटिश प्रशासनिक सुविधाएं जो थी उसके हिसाब से बांटा गया था, और कुछ उस समय राजे रजवाड़े रियासतें थी जिसको भारत में विलय किया गया था। कुछ ऐसे राजा थे जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते थे, लेकिन उन राज्यों को, उन रियासतों को भी भारत में मिलाया गया, उसको विलय किया गया। विलय होता है बच्चों मिलाना, तो राज्यों को मिलाया गया। लेकिन आज़ादी के तुरंत बाद लोगों की ये मांग उठने लगी थी, जोर पकड़ने लगी थी ये मांग कि जो राज्य की सीमाएं हैं, जो किसी भी राज्य की जो बॉर्डर है, जो सीमाएं हैं, उनको भाषा और संस्कृति के अनुसार तय किया जाए, ना कि ऐसे ही एक राज्य बना दिया जाए। भाषा और संस्कृति के हिसाब से राज्यों का निर्माण हो। विशेष रूप से दक्षिण भारत में ये जो आवाज़ है, ये जो मांग है, ज़्यादा उठी थी बच्चों। और आंध्र प्रदेश एक आंध्र क्षेत्र था जिसमें यह एक आंदोलन भी चलाया गया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र सरकार को जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय लेना पड़ा। पुनर्गठन का अर्थ होता है बच्चों दोबारा से गठन करना, यानी कि जो राज्य है उसकी सीमाओं को दोबारा तय किया जाएगा कि कौन सा राज्य किस सीमा तक होगा। और उनको कुछ राज्य ऐसे थे बच्चों जो जिसमें एक राज्य में दो भाषाएं ज़्यादातर बोली जाती थी और उसको एक ही राज्य माना जाता था। तो अब उन राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कुछ नए राज्य भी बनाए गए। 1956 में बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है, और जिसकी सिफारिशों के बाद ही भारत सरकार ने राज्यों का विभाजन भाषाओं के आधार पर करना
शुरू किया गया था। और आंध्र प्रदेश बच्चों भारत का पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर जिसका पुनर्गठन किया गया था, भाषा के आधार पर जिसका गठन किया गया था, जिसको बनाया गया था। और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है बच्चों। ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ के जो निवासी हैं वो तेलुगु भाषा बोलते हैं। और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर जिसका गठन किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिनको दोबारा से गठित किया गया, जहां प्रमुखता से एक विशेष भाषा बोली जाती थी, जिसके कारण उस राज्य का गठन हुआ। और समय समय पर नए राज्य अस्तित्व में आए। कुछ राज्य और जैसे कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, ये राज्य भी भाषा के आधार पर बांटे गए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर संस्कृति और प्रशासनिक कारणों से इन राज्यों को बांटा गया है, जैसे कि झारखंड है, उत्तराखंड है और छत्तीसगढ़ है। भाषा के आधार पर राज्य बनाना देश की एकता के लिए खतरा नहीं है, बल्कि एक मजबूती का स्रोत बन सका। इससे लोगों को अपनी पहचान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के साथ जीवन जीने का अवसर मिला, और जिससे लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो और ज़्यादा गहरी हो गई हैं। लोगों को उनका जो राज्य है वो उसी भाषा में काम करेगा, वही उनका कल्चर होगा जो वो हमेशा से अपनाते हैं, वही संस्कृति उसमें शुरू की गई। तो उस हिसाब से लोगों को ज़्यादा लोकतांत्रिक जो विचार हैं वो लोगों में जन्म लेते हैं और उनको ज़्यादा लोकतांत्रिक विचारधारा प्राप्त होती है। जब शासन उसी भाषा में होगा और प्रशासन भी उसी भाषा में काम करेगा तो लोगों की जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी भागीदारी ज़्यादा बढ़ती है। लोगों को ज़्यादा लोकतांत्रिक महसूस होता है कि वो स्वतंत्र हैं अपने विचारों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी शिक्षा के लिए। सरल, प्रभावशाली और जनसुलभ भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन है उसने इस प्रशासन को बना दिया। कई नेताओं को पहले यह डर था बच्चों कि भाषाई राज्यों से देश टूट सकता है। भाषा के आधार पर अगर राज्य बनाए जाएंगे तो उससे भारत में जो है वो भेदभाव जन्म लेगा और देश जो है टूटने का खतरा होगा। लेकिन भारत का अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत रहा है। भाषाई आधार पर राज्य बनाकर देश ने विविधताओं को सम्मान दिया है। सभी लोगों को उनके राज्य में वो स्वतंत्रता दी है जिससे वो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें, जिससे लोगों में राष्ट्र के प्रति जुड़ाव और विश्वास और भी गहरा हुआ है। आज भारत की संघीय व्यवस्था में यह भाषाई विविधता उसकी शक्ति बन चुकी है, जो एकता में विविधता के आदर्श को सच करके दिखाती है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा भाषा नीति। भाषा की नीति। भाषा नीति क्या है? भारत जैसे बहुभाषी देश में जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है। संप्रेषण का अर्थ होता है बच्चों एक दूसरे से बातचीत जो हम करते हैं, समझते हैं एक दूसरे की बातचीत को, वो कहलाता है संप्रेषण। तो भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम ही नहीं है, बातचीत का माध्यम ही नहीं है, बल्कि ये सांस्कृतिक पहचान को, भावनात्मक जुड़ाव का विषय भी है। और आज़ादी के बाद ये सवाल उठा कि भारत में कौन सी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। ऐसी कौन सी भाषा है जिसको पूरा राष्ट्र स्वीकार करे और उसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो संविधान निर्माताओं ने इस विषय पर लंबी चर्चा की और बहुत लंबी चर्चा बहस के बाद ये तय किया गया कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया जाए। लेकिन साथ ही ये भी माना गया कि हिंदी को पूरे देश में थोपना उचित नहीं है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं बच्चों जहाँ के लोग वो अपनी स्थानीय भाषा को ही बोलते हैं, हिंदी को ज़्यादा वो बोल नहीं पाते हैं। तो इससे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने महसूस किया कि सभी जगह हिंदी को थोपना ठीक नहीं है, उचित नहीं होगा ये, क्योंकि देश में अनेक भाषाभाषी समुदाय रहते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार बच्चों, संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं बच्चों, और उसमें 343वां जो अनुच्छेद है वो हिंदी को भारत की राजभाषा बनाया गया। यानी राजभाषा का अर्थ होता है बच्चों जिस भाषा में कामकाज किया जाए, राज्यों की भाषा राजभाषा कहलाती है।
और 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा को सहायक भाषा के रूप में प्रयोग लाने की अनुमति दी गई। यानी कि अंग्रेजी को हेल्पिंग भाषा के रूप में संविधान में रखा गया कि ये हिंदी के साथ साथ एक सहायक भाषा के रूप में काम करेगी। लेकिन जब 1965 में ये अवधि पूरी हुई और अंग्रेजी को हटाने की बातें होने लगी कि अब हिंदी जो है वो पूरे भारत में राज्य भाषा के रूप में काम करेगी और अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, तो दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में और विशेषकर तमिलनाडु में भारी विरोध हुआ इस बात का। और इसके बाद केंद्र सरकार को यह आश्वासन देना पड़ा जनता को कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। जब तक इसको ना हटाया जाए ये जारी रहेगा, यानी कि इसका कोई समय नहीं है, अनिश्चित काल तक देश में जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है वो भी हिंदी के साथ साथ होता रहेगा। इससे देश में भाषाई संतुलन बना रहा और कोई भी भाषी समुदाय उपेक्षित नहीं महसूस करता। तमिलनाडु भारत का एक लौता ऐसा राज्य है बच्चों जहां पे सहभाषा के रूप में अंग्रेजी को अपनाया गया है, राज्य भाषा के रूप में हिंदी को वहां पे स्वीकार नहीं किया गया है। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। 22 भाषा हैं बच्चों जिनको अनुसूची में 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है और इनको अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वे अपनी क्षेत्रीय भाषा को अपनी राजभाषा, अपने राज्य की भाषा घोषित कर सकते हैं और इस प्रकार हर राज्य में सरकारी कार्य उसी क्षेत्रीय भाषा में किए जाएंगे। जो भी भाषा वो राज्य तय करेगा कि हमारी ये भाषा है, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको राज्य अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है और उसी में वो अपने क्षेत्र का अपना जो प्रशासन का कार्य है वो उसी भाषा में कर सकते हैं, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ती है, नागरिकों की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित होती है और केंद्रीय पद की जो परीक्षा होती है बच्चों उसमें उम्मीदवार अपनी पसंद की भाषा चुन सकता है और उसमें वो अपनी परीक्षा दे सकता है। भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत में भाषा नीति लचीली और समावेशी रही है। एक भाषा को थोपने के बजाय सभी भाषाओं को आदर और संरक्षण देने की भावना भारत के संविधान में रही है। श्रीलंका, एक चैप्टर हमने किया था बच्चों, श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां भाषा के आधार पर बहुत ज़्यादा भेदभाव किया गया और उसी भाषा को जबरन थोपा गया श्रीलंका के लोगों पर, जहां से वहां श्रीलंका के अंदर बहुत लंबा एक गृह युद्ध चला जिससे श्रीलंका का आर्थिक और सामाजिक बहुत नुकसान हुआ था। तो ऐसा कार्य भारत में नहीं होगा और भारत के नेताओं ने भाषा के मामले में दूरदर्शिता दिखाई थी। हर भाषा को भारतीयों की आत्मा का हिस्सा माना गया था और यही कारण है बच्चों कि भारत आज भी एकजुट है और उसकी भाषाई विविधता उसकी ताकत बनी है, कमजोरी नहीं बनी है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा केंद्र राज्य संबंध। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंध किस तरह से होते हैं, किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो भारत के संघीय ढांचे में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संविधान ने दोनों ही अधिकारों को, चाहे वो राज्य के हों चाहे वो केंद्र के हो, दोनों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, लिखा गया है और व्यवहार में देखा गया है कि कई बार केंद्र सरकार का प्रभाव राज्य सरकारों पर अधिक होता है, यानी कि केंद्र सरकार को थोड़ी ज़्यादा पावर प्राप्त होती है। और जब केंद्र और राज्य एक ही दल की सरकारें होती हैं, यानी कि केंद्र में भी वही सरकार हो, उसी दल की हो और राज्य में भी उसी दल की सरकार हो, तब सहयोग आसानी से होता है। लेकिन अगर अलग अलग दलों के शासन में टकराव की स्थिति भी बनती है कई बार और इसीलिए इन संबंधों को संतुलित और संवैधानिक कानून के अनुरूप मर्यादा में रखना भी जरूरी है। शुरू के वर्षों में शुरू के सालों में आज़ादी के बाद केंद्र का जो नियंत्रण है वो अधिक दिखाई देता है। केंद्र ज़्यादा पावरफुल है और राज्यों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में कठिनाई होती थी बच्चों। लेकिन कई बार केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया है
और राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया है, राज्य सरकारों को हटा दिया है 356 का दुरुपयोग करके। यह संघीय भावना के विरुद्ध है और राज्यों में असंतोष का जन्म होता है। वहां की जो जनता है उसमें असंतोष भड़कता है, विद्रोह होते हैं। लेकिन 1990 के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली है। जब गठबंधनों की सरकारें बनने लगी, जब क्षेत्रीय दल भी केंद्रीय सरकार के बनने में, उसके गठन में अपना योगदान देते हैं, तब ये स्थिति बदली है और राज्य सरकारों को भी, राज्य के जो दल होते हैं, क्षेत्रीय दल होते हैं, उनको भी अहमियत दी जाने लगी। केंद्र में गठबंधन सरकारें बनने लगी। इससे केंद्र और राज्यों की बात, केंद्र सरकार जो है वो राज्य सरकारों की बात अधिक सुनने लगी और संबंधों में संतुलन आया। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आर्थिक संबंध भी बहुत अहम होते हैं, जैसे कर वसूल करना, राजस्व इकट्ठा करना और फिर उसको बांटना, ये भी एक जिम्मेदारी होती है। केंद्र सरकार अपने संसाधनों का एक हिस्सा राज्यों को देती है, जिससे राज्य सरकार जो है अपना प्रशासन, अपनी कानून व्यवस्था और कुछ विकास परियोजनाओं को संचालित करते हैं अपने राज्य के विकास के लिए। वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, वित्त आयोग ने जो नियम बनाए हैं, उनके अनुसार यह वितरण तय होता है, ताकि कोई राज्य अपने आप को उपेक्षित ना समझे, अपने आप को छोटा ना समझे, ऐसा ना समझे कि केंद्र सरकार उन पर ध्यान नहीं देती या संविधान में उनको अधिकार नहीं मिले हैं। वर्तमान में बच्चों, वर्तमान समय में केंद्र राज्य संबंध काफी सहयोगात्मक हुए हैं, हेल्पफुल एक दूसरे के लिए ये रहते हैं और नीति आयोग जैसे संस्थान राज्यों को निर्णय भागीदारी में ये योगदान देते हैं और समय समय पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में केंद्र राज्यों को समान सम्मान देता है या नहीं देता है। कई बार विवाद सामने आते हैं, जैसे राज्यपाल की भूमिका। कई बार राज्यपाल की जो भूमिका होती है, जिसको केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, नियुक्त करती है राज्यों में, उसकी भूमिका को लेकर कई बार कुछ विरोधाभास देखने को मिलता है। योजनाओं में राजनीतिक भेदभाव देखा जाता है। इसलिए संघीय व्यवस्था की सफलता इस पर निर्भर करती है कि केंद्र और राज्य सरकारें सहयोग और विश्वास की भावना के साथ कार्य करें, एक साथ मिलकर ये दोनों सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कार्य करें। भारत में विकेंद्रीकरण का होता है बच्चों अर्थ पावर शेयरिंग। जो शक्ति होती है उसको कई जगह पर बांट दिया जाता है, एक पॉइंट पर वो इकट्ठी नहीं होती है, उसे जगह जगह पर शेयर कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, जिससे सत्ता का दुरुपयोग कम होता है। तो भारत में विकेंद्रीकरण जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, उसको कैसे बांटा जाता है, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में केवल 2 सत्रों, केंद्र और राज्य की सरकारें पर्याप्त नहीं है। सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें हों इतने बड़े देश में तो ये पर्याप्त नहीं है। भारत जैसे बड़े देश में कई विषय स्थानीय स्तर के होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर कुछ ऐसे विषय होते हैं बच्चों जहां पर ना तो राज्य सरकार का ध्यान जाता है, ना केंद्र सरकार का ध्यान जाता है। तो उन समस्याओं को सुलझाने के लिए और ज़्यादा अच्छे से उस कानून व्यवस्था का संचालन करने के लिए, प्रभावी ढंग से चलाने के लिए, उन समस्याओं को हल करने के लिए निर्णय लेने की एक ऐसी शक्ति चाहिए जो सीधे ही स्थानीय जनता के पास हो, जो वहाँ की स्थानीय सरकार हो, वो उन समस्याओं को सुलझा सके। और इन आवश्यकताओं को देखते हुए भारत में तीसरे स्तर की सरकारें यानी स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक कानूनी दर्जा दिया गया। संवैधानिक होता है बच्चों कानूनी दर्जा उनको दिया गया और विकेंद्रीकरण की दिशा में, शक्तियों को बांटने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया भारत के अंदर। 1992 में भारतीय संविधान में 73वां और 74वां संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों ग्राम पंचायतें और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब देश में 3 स्तरीय शासन प्रणाली स्थापित हुई। पहली कौन सी है बच्चों? पहली है केंद्र सरकार, जिसके पास ज्यादा शक्ति है, ज्यादा पावर है। दूसरी है राज्य सरकार, जो सभी राज्यों में होती है। जैसे भारत में 28 राज्य हैं और 8
केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी में, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो चाहे वो पूर्ण राज्य हो, सभी में राज्य सरकारें उस क्षेत्र की क्षेत्रीय सरकार होती है। और स्थानीय निकाय जैसे कि पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ग्राम पंचायतें गांव में काम करती हैं, जबकि नगर पालिका और नगर निगम बच्चों शहरों में काम करती हैं। ये शहरों की कानून व्यवस्था को संभालती हैं और इनको भी नियमित चुनाव के माध्यम से ही चुना जाता है। इनके पास स्थानीय स्तर की योजनाएं और समस्याओं को सुलझाने के अधिकार होते हैं। अपने क्षेत्र की जो भी इनके क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, उस क्षेत्र की कुछ योजनाएं बनानी होती हैं, विकास योजनाएं, तो उनको बनाने का अधिकार स्थानीय प्रशासन के पास होता है, जैसे पंचायत और नगर निगम। विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ ये है बच्चों कि शासन जो है वो आम लोगों के, जो स्थानीय लोग होते हैं, उन तक पहुंचता है और स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याओं को सीधे उठाते हैं और ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, जनता की सीधे भागीदारी होती है, जिससे जो प्रशासन है वो ज़्यादा जवाबदेह होता है और विकास योजनाएं जमीन पर प्रभावी रूप से लागू होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि सड़क, पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, ये ऐसे विषय हैं बच्चों जहां पर स्थानीय निकाय, स्थानीय शासन ही इनको अच्छे से चला पाता है और इससे सरकारें अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि इन स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, जनजातियों और महिलाओं के लिए भी आरक्षण होता है। इनमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसी अनुसूचित जातियां, जनजातियां जैसे एसटी, एससी, ओबीसी और खासकर महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, जिससे समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जिनको अभी तक कोई सरकार के निर्णयों में या कोई खास सरकार से उनको अधिकार नहीं मिले हैं, ऐसे वंचित वर्गों को भी इसमें भाग लेने का मौका मिलता है। उनको भी समाज के बराबर खड़े होने की जो भागीदारी है वो प्राप्त होती है और सभी समान रूप से कार्य करते हैं। महिलाएं जो पहले राजनीति से दूर रहती थी, अब वो सरपंच बन सकती हैं, पार्षद के रूप में सक्रिय रूप से वो काम करती हैं अपने क्षेत्रों में और ये भारत के लोकतंत्र को गहराई से और व्यापकता प्रदान करता है। महिलाओं के रूप में या वंचित जो वर्ग होते थे, अनुसूचित जातियां, जनजातियां, उन वर्गों के लोगों को भी सीधे स्थानीय प्रशासन में भागीदारी का मौका मिलता है और जिससे भारत का जो लोकतंत्र है बच्चों वो और ज़्यादा गहरा होता है, उसकी व्यापकता बढ़ती है, उसका स्तर बढ़ता है और लोगों को शासन का हिस्सा बनाता है। सभी को समान लोकतांत्रिक अधिकार दिए जाते हैं। ये लोग न सिर्फ दर्शक होते हैं बल्कि ये इसके हिस्सेदार होते हैं। तो भारत में विकेंद्रीकरण इस तरह से काम करता है, शक्तियों का बंटवारा। आई होप आप सबको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।